मैं प्रोफेसर संजय पांडे, रसशास्त्र विभाग में मैं विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज चौकाघाट वाराणसी। सर्वप्रथम मुझे यहाँ आयुष संवाद में बोलने के लिए मौका मिला है, इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ मैं आयुष मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी को, प्रमुख सचिव आयुष श्री प्रशांत द्विवेदी जी को, विशेष सचिव आयुष डॉक्टर राजकमल यादव जी, निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह, निदेशक पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रोफेसर सुरेश चंद्र जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर नीलम गुप्ता जी को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज का ये जो विषय मैंने चयन किया है बोलने के लिए, एक ऐसा टॉपिक है जो पहले से ही सामान्य जनमानस उससे बहुत ज़्यादा परिचित है और उससे लाभान्वित भी हो रहा है, लेकिन हम उसके लिए कुछ एक तरीके से जो चिकित्सकीय उसके गुण हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो जैसा कि हमारा विषय है रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना, जिसमें निर्माण प्रक्रिया, उसके गुण प्रयोग, उसकी पोटेंसी, कितने दिन तक उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसको सेवन करते हैं, क्या उसका सही तरीका है। वैसे तो हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक इतना सामान्य है और थोड़ा सा अगर उसको हम थोड़ा जटिलता पे जाएं तो वो चिकित्सकीय भी उसके बहुत अच्छे गुण हैं और सतत वो जब से लिखा गया है, अभी मैंने उसका नाम नहीं लिया है, लेकिन जैसे ही मैं नाम लूँगा आप सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे कि ये तो बहुत ही पूर्व परिचित टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो है च्यवनप्राश की निर्माण विधि एवं उसकी सामान्य जनमानस में उपयोगिता। तो जैसे कि च्यवनप्राश की हम बात करते हैं तो च्यवनप्राश औलेय एक ऐसा औलेय है जो अपने चिकित्सकीय गुणों के साथ साथ एक जनरल टॉनिक के रूप में पॉपुलर है। तो जो च्यवनप्राश आज सिर्फ आयुर्वेद के लोग ही च्यवनप्राश नहीं बनाते, आज च्यवनप्राश मुझे लगता है कि अगर च्यवनप्राश आयुर्वेद के लोग 70% बनाते हैं तो 30% एक्सक्लूडेड आयुर्वेदा पर्सन वो उसको बनाते हैं और उसका सेवन करते हैं, क्योंकि उसकी जो बनाने की विधि है उसको एक बार देख लिया आदमी ने और उसके बाद वो प्रॉपर अपने घर पर जितना संसाधन है उस संसाधन में वो बना सकता है। हमारा यहाँ इस टॉपिक को लेने का ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ऐसा टॉपिक हो जैसे कि जिसका हम निर्माण चाहें तो चिकित्सक के यहाँ अगर हम नहीं भी जाते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कॉस्टली औषधि होगी, कोई दवा होगी जिसको हम बाज़ार से ख़रीद करके इस्तेमाल करेंगे तो वो महंगी पड़ेगी। तो आप बाज़ार से उसकी सारी जो कंटेंट है उस कंटेंट के बारे में भी मैं आपको पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक मैं चर्चा कर दूंगा जिससे कि आपको थोड़ी आइडिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई एक लिखाने का टॉपिक नहीं है कि मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, लेकिन मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा कि आपको उससे कैसे आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि इतना अच्छा ये प्रिपरेशन है या इतनी अच्छी ये औषधि है कि जिसका आप अगर सेवन करते हैं तो ये बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष सबके लिए ये समान गुणकारी है। अब हम बात करते हैं कि कितने इसके घटक द्रव्य हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी दवाओं के बारे में जब तक हमको पता नहीं होता कि इसमें क्या है तो हमारे अंदर तमाम तरह का फियर भी होता है कि ये क्या है। हालांकि च्यवनप्राश ऐसा टॉपिक है कि इतना पॉपुलर है, उसके बारे में इतनी बातें प्रचार में आती हैं कि लोग सोचते हैं कि ये एक जनरल टॉनिक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, श्वासकाश के लिए बहुत अच्छा है, स्मृति को बढ़ाता है, कांति को बढ़ाता है, शरीर में कहीं भी वात की वृद्धि होती है उसको ठीक करता है, यहाँ तक कि एक
रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों में इसका समान उपयोग है। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की। अगर हम टोटल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो टोटल इंग्रेडिएंट्स इसमें 48 हैं जो शास्त्र में वर्णित है। अगर हम कुछ अमेंडमेंट की बात करें तो वो अलग अलग फार्मेसी वाले, या किसी ने जैसे सोना चांदी च्यवनप्राश का नाम डाल दिया, किसी ने कुछ और नाम डाल दिया, तो उसमें वो इंग्रेडिएंट्स के अकॉर्डिंग आप जो चिकित्सक होता है, जो विशेषज्ञ होता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार उसमें पोटेंसी इंक्रीज़ करने के लिए वो ड्रग्स डाल सकता है। लेकिन जो लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि च्यवनप्राश सिर्फ हम गर्मियों में ही खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश अगर आप गर्मी की बात करते हैं तो हो सकता है किसी व्यक्ति को गर्मी में च्यवनप्राश खाने की ज़रूरत, मतलब कुछ उष्ण औषधियाँ हैं, जो कुछ ऐसी भस्में हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाल करके उसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इन्हेंस किया जाता है, उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। तो वो च्यवनप्राश हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो। लेकिन जिस च्यवनप्राश की हम बात करते हैं कि ये च्यवनप्राश जो शास्त्रों में वर्णित है, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो आपका बच्चा 3 साल से ऊपर से लेकर के वो वृद्ध पर्सन तक उसको सेवन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स में इसके टोटल 48 इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसके निर्माण विधि में हम बताते हैं कि जो टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, हम थोड़ा सा एक टेक्निकल कुछ जो शास्त्र में वर्णित उसके रेफरेंसेज है वो मैं एक बार कोट कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बातें उसके विषय में बता दूंगा आपको निर्माण के लिए। तो इसके लिए जो घटक द्रव्य की बात किया है वो शास्त्र में बताया गया है कि बिल्लो अग्निमंथः श्योनाकः काश्मर्जः पाटलिर्बला पर्णश्च तस्र पिप्पल्य स्वद्रष्टा बृहति द्वयम् श्रृंगी तामलकी द्राक्षा जीवंती पुष्करा गुरु अभया चामृता रिद्धिर्जीवक ऋषभको सटी मुस्तम पुनर्नवा मेधा शैला चंदनम उत्पलन विदारी वृषमूलानि काकोली काकनाशिका एषां पलोन्मितान भागांश तान्यामल कस्यच पंच दद्यात दैकद्यम जल द्रोणे विपाचेत षट्पलम मधुनात्र सिद्ध सीते प्रदापयेत चतुष्पलम तुगाछीरिया पिप्पली द्विपलम तथा पलमेकम निदत्याज त्वगेला पत्र केसरात इत्ययम च्यवनप्राश परमुक्तो रसायन। ये तो च्यवनप्राश के टोटल इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसमें कितने इसके प्रक्षेप द्रव्य हैं, कैसे इसको बनाते हैं, ये सारी विधि वर्णित है। अब हम, हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता होंगी इसमें, चूँकि वो शास्त्रीय बातें हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि इसमें 36 क्वाथ द्रव्य होते हैं। क्वाथ द्रव्य का मतलब जैसे बिल्व, अग्निमंत, सोना पाठा, काकड़ा सिंगी, बहुत सारे, इलायची, पिप्पली, बहुत सारी ऐसी ड्रग हैं, करचूर, ये सारे ड्रग हैं, ये 36 क्वाथ द्रव्य होते हैं। उसके बाद कुछ प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। प्रक्षेप द्रव्य का मतलब होता है कुछ ऐसे, जैसे प्रक्षेप द्रव्य में शहद है, पिपली है, छोटी इलायची, दालचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, वंशलोचन, ये सारे प्रक्षेप द्रव्य हैं। प्रक्षेप द्रव्य का मतलब है कि ये रिच वोलेटाइल आयल वाले द्रव्य होते हैं, इसमें इसेंशियल आयल ज़्यादा होते हैं, तो ये हम सबसे बाद में डालते हैं। जब च्यवनप्राश बन जाता है उसके बाद इसको हम डालते हैं। अब हम डालने की बात कैसे करते हैं कि अब हम बनाने के, और इसमें अच्छा एक बात जो हमने पहले कही थी कि ये च्यवनप्राश सभी सीजन में खाया जा सकता है। उसका कारण ये है कि च्यवनप्राश में जो शीत वीर्य द्रव्य आंवला है, आंवले को प्रिजर्व करने के लिए ये फार्मूलेशन बनाया गया है। क्योंकि आंवला सभी सीजन में उपलब्ध नहीं होता, आंवला सबसे अच्छा सीजन इसका नवंबर माना जाता है। नवंबर में बहुत अच्छे आंवले उपलब्ध होते हैं मार्केट में, तो नवंबर में अगर इसका निर्माण किया जाए तो वो आपको आंवले भी ठीक रेट में मिलेंगे, मेच्योर मिलेंगे, और आप हमेशा साल भर नहीं मिला करते आंवला। इसलिए आंवले को, क्योंकि आंवला ऐसा ड्रग है जो श्रेष्ठ वयः स्थापक है, तो अब हम इसको ये बताते हैं कि जितनी ये ड्रग्स हैं ये बनाने के लिए जब ये हम लोग निर्माण कर लेते हैं, निर्माण में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि निर्माण करने के बाद इसका टाइम लिमिटेड है, हमें जो भी संवाद में बोलना है।
तो मेरा ये कहना है कि जब ये सारी चीज़ें बन जाती हैं, बनने के बाद उसका हम एक सेवन करते हैं। अब ये है कि च्यवनप्राश को सेवन कैसे करना चाहिए ये जान लेते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। च्यवनप्राश को सेवन, बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि च्यवनप्राश हम दूध के साथ नहीं ले सकते, थोड़ा खटास होती है। ऐसा नहीं है। च्यवनप्राश में जो आंवला होता है उसकी खटास के लिए लोग कह रहे हैं, लेकिन उसमें जो और भी ड्रग्स हैं वो वृंघण का कार्य करते हैं, शरीर में रसायन का काम करते हैं। बहुत अच्छा रिजुवेनेटर है, पूरे शरीर के लिए ये बहुत अच्छा टॉनिक है। और जो इसके लिए इसकी मात्रा की बात करते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पक्ष है, मात्रा की कितना लेना चाहिए, इसके लिए जो ग्रंथकार ने कहा है कि कोई मात्रा नहीं बताई है। हालांकि शारंगधर ने मात्रा, आचार्य शारंगधर ने 1 पल बताई है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड डोज है। हमारे जो सामान्य मात्रा है इसकी, वो सामान्य मात्रा 1 तोला प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करें, गुनगुना दूध के साथ। अगर किसी को दूध नहीं वो लेता है तो गर्म पानी भी ले सकता है, लेकिन इसके लिए जो अनुपान की बात कही है शास्त्रों में, दुग्ध यूषः कषायश्च जलम फलम रसस्तथा लेहानाम अनुपानार्थम यथा व्याधि प्रशस्यते। इसमें बताया है कि दूध, जल, फलों का रस रोगानुसार, आप अगर किसी को रसायन प्रॉपर्टी के लिए लेना है तो वो ये ले सकता है। अगर किसी को काश श्वास के लिए लेना है तो वो काश श्वास, हर कोई भी क्वाथ, गोजिह्वादि क्वाथ ले सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें इसमें कहा है कि दूध, फलों का रस, कषाय, जो भी एप्रोप्रिएट है वो इसके साथ सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से च्यवनप्राश बहुत ही उपयोगी है। और एक बात कही है कि जो हमने अभी बात हिंदी में आपको बताई कि इसके लिए कहा है कि ये सभी आयु के लोग ले सकते हैं। इसके लिए बताया है कि ये मुख्य रूप से, वैसे तो सभी शरीर के लिए टॉनिक है, लेकिन मुख्य रूप से काश श्वास हरश्चैव विशेषेणोपदिश्यते क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धन। इसमें बताया है कि ये संपूर्ण शरीर के लिए टॉनिक होते हुए विशेषकर काश श्वास हर तथा छत से छीड़ हुए को, मतलब जिसको राजयक्षमा का मरीज है उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और वृद्धि, मतलब जो डेवलपमेंट वाला प्रोसेस है बच्चों को, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। एक शरीर में वृंघण लाने का काम करता है, लंबाई बढ़ाने का काम करता है। और शरीर में अगर और गुणों की बात करें तो शारीरिक कांति बढ़ जाती है इसकी, शरीर में शुक्र धातु की वृद्धि होती है। और संपूर्ण शरीर के लिए इस तरह से, क्योंकि बहुत हम च्यवनप्राश के जितने इसके रिगार्ड में जितनी बातें बोले बहुत कम है। ये तो जो 10 से 12 मिनट का टाइम हमको मिला है वो बहुत कम है इसके लिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।